भारतीय राज्य व्यवस्था के अंतर्गत आज हम अध्ययन करने जा रहे हैं मूल अधिकारों के बारे में। मूल अधिकारों से क्या अभिप्राय है, भारतीय संविधान में इस अधिकार पत्र की क्या विशेषताएं हैं और इनका क्या महत्व है, इन समस्त बातों का अध्ययन करने जा रहे हैं मूल अधिकारों के अंतर्गत। मूल अधिकारों को प्रजातंत्र का आधार स्तंभ कहा जाता है। आज जब विश्व के अधिकतर देशों में लोकतांत्रिक शासन प्रणाली है, तो लोकतांत्रिक शासन प्रणाली में दो प्रमुख बातें देखने को मिलती हैं। प्रथम यह कि राज्य में शांति और व्यवस्था बनाए रखने के लिए राज्य के द्वारा नागरिकों के जीवन पर नियंत्रण जरूरी है, और दूसरा यह है कि शासन व्यवस्था के द्वारा कहीं अपनी शक्तियों का दुरुपयोग न किया जा सके। देखिए, भारत लंबे समय तक ब्रिटिश शासन के अधीन रहा है, और जो हमारे संविधान निर्माता हैं उन्होंने ब्रिटिश सरकार के अत्याचारों का प्रत्यक्ष रूप से अनुभव किया था, और वे चाहते थे कि लोकतांत्रिक शासन प्रणाली के अंतर्गत एक ऐसी व्यवस्था स्थापित की जा सके जिसमें शासक वर्ग के द्वारा नागरिकों का शोषण न किया जा सके, नागरिकों पर किसी प्रकार का अत्याचार न हो सके। तो इन समस्त बातों को ध्यान में रखते हुए भारतीय संविधान निर्माताओं के द्वारा मौलिक अधिकारों को भारतीय संविधान में जगह दी गई है। मौलिक अधिकार उन परिस्थितियों का निर्माण करते हैं जिनके आधार पर बहुमत की इच्छा निर्मित और क्रियान्वित होती है, और वे इस दृष्टि से भी प्रजातंत्र के लिए अनिवार्य हैं कि उनके द्वारा प्रत्येक व्यक्ति को पूर्ण शारीरिक, मानसिक और नैतिक विकास की सुरक्षा प्रदान की जाती है। यदि हम सरल शब्दों में कहना चाहें, प्रजातंत्र के अंतर्गत मौलिक अधिकार वे अधिकार हैं जिनके बिना नागरिकों का शारीरिक, मानसिक और नैतिक विकास संभव नहीं है। तो इसी कारण भारत जैसे देशों में मौलिक अधिकारों को संविधान में जगह दी गई है। क्या है मौलिक अधिकार? ये वे अधिकार हैं जो लोगों के जीवन के लिए अति आवश्यक हैं, और अति आवश्यक होने के कारण इन्हें मौलिक समझा जाता है। प्रत्येक देश के लिखित अथवा अलिखित संविधान में नागरिकों के मूल अधिकारों को मान्यता दी गई है। ये राज्य की निषेधात्मक आज्ञा भी माने जाते हैं। अन्य शब्दों में हम कह सकते हैं कि मूल अधिकार उन अधिकारों को कहा जाता है जो व्यक्ति के जीवन के लिए मौलिक होने के कारण संविधान द्वारा नागरिकों को प्रदान किए जाते हैं, और जिनमें राज्य के द्वारा हस्तक्षेप नहीं किया जा सकता। देखिए, दो प्रकार के अधिकार हैं। एक तो होते सामान्य अधिकार, और दूसरे अधिकारों को हम मौलिक अधिकारों की श्रेणी में रखते हैं। सामान्य अधिकार वे अधिकार होते हैं जो राज्य के द्वारा निर्मित होते हैं, लेकिन मौलिक अधिकार वे अधिकार हैं जो संविधान के द्वारा निर्मित हैं। और जो अधिकार राज्य के द्वारा निर्मित होते हैं उनमें राज्य परिवर्तन कर सकता है, लेकिन मौलिक अधिकारों में परिवर्तन करना मुश्किल कार्य है। इन अधिकारों को मौलिक इसलिए भी कहा जाता है कि इन्हें देश के संविधान में स्थान दिया गया है। जैसा कि मैंने अभी आपको बताया कि जो सामान्य अधिकार है वो राज्य द्वारा निर्मित है, मौलिक अधिकार संविधान द्वारा निर्मित है, और इनमें केवल संविधान में संशोधन की प्रक्रिया के अतिरिक्त और किसी भी तरीके से इनमें संशोधन नहीं किया जा सकता। अब भारत के संविधान में मौलिक अधिकारों को महत्वपूर्ण स्थान दिया गया है। प्रतियोगी परीक्षा के पॉइंट ऑफ व्यू से भी आपको यह ध्यान में रखना चाहिए कि जो मौलिक अधिकार हैं वो भारत के संविधान के तीसरे भाग में वर्णित है। यानी कि जो भारत का संविधान है, भारत के संविधान के तीसरे भाग में मौलिक अधिकारों का वर्णन किया गया है। और दूसरा जो महत्वपूर्ण बात ध्यान में रखने योग्य है कि हमने मौलिक अधिकारों का जो कंसेप्ट है वो संयुक्त राज्य अमेरिका से ग्रहण किया है।
उससे प्रेरित है, यानी कि अमेरिका से प्रेरित होकर हमने भारतीय संविधान में मौलिक अधिकारों को जगह दी है। ये वे अधिकार हैं जो सामान्य स्थिति में सरकार द्वारा सीमित नहीं किए जा सकते और जिनकी सुरक्षा का प्रहरी सर्वोच्च न्यायालय है। इससे यह अभिप्राय निकलता है कि चाहे भारत में किसी भी राजनीतिक दल की सरकार क्यों ना हो, कोई भी सरकार किसी भी राजनीतिक दल के द्वारा मौलिक अधिकारों को सीमित नहीं किया जा सकता, क्योंकि यह हमारे संविधान में निहित है। ये अधिकार सभी भारतीय नागरिकों की नागरिक स्वतंत्रता प्रदान करते हैं। जैसे सभी भारत के लोग भारतीय नागरिक के रूप में शांति के साथ समान रूप से जीवन व्यापित करना चाहते हैं, तो भारत के नागरिक अपने व्यक्तित्व का संपूर्ण विकास कर सके, स्वतंत्रता पूर्ण जीवन जी सके, समानता के आधार पर रह सके, तो इन समस्त बातों का ध्यान भारतीय संविधान के मौलिक अधिकारों में रखा गया है। मौलिक अधिकारों का अभिप्राय आप समझ गए होंगे। मौलिक अधिकारों से क्या अभिप्राय है कि वे अधिकार जो व्यक्ति के जीवन के लिए मौलिक तथा अनिवार्य होने के कारण संविधान द्वारा भारतीय नागरिकों को प्रदान किए गए हैं, वे अधिकार मौलिक अधिकार कहलाते हैं। अर्थात मौलिक अधिकारों का निर्माण किसी राज्य विशेष के द्वारा न होकर संविधान के द्वारा किया गया है और संविधान के भाग 3 में मौलिक अधिकार वर्णित हैं। जो हमारे देश का मूल संविधान है, मूल संविधान में भारतीय नागरिकों को कुल 7 मौलिक अधिकार दिए गए थे, लेकिन वर्तमान समय में मौलिक अधिकारों की संख्या 6 है। जो संपत्ति का अधिकार है उसको 1978 में 44वें संशोधन के द्वारा मौलिक अधिकारों की श्रेणी से हटा दिया गया था। अब वो एक कानूनी अधिकार है, मौलिक अधिकार नहीं है। ये भी प्रतियोगी परीक्षा में अक्सर पूछा जाता है कि जो संपत्ति का मौलिक अधिकार है किस संवैधानिक संशोधन के द्वारा उसे संविधान से हटाया गया। तो आपने ध्यान रखना है कि 44वें संवैधानिक संशोधन के द्वारा संपत्ति के मौलिक अधिकार को मौलिक अधिकार की श्रेणी से समाप्त कर उसे एक कानूनी अधिकार का जामा पहनाया गया। तो देखिए, मूल संविधान में भारतीय नागरिकों को कुल 7 मौलिक अधिकार प्रदान थे, वर्तमान समय में 6 हैं। 44वें संवैधानिक संशोधन के द्वारा संपत्ति के अधिकार को मौलिक अधिकार से हटा दिया गया है और कुल 23 अनुच्छेद हैं। 12 से लेकर 35 जो अनुच्छेद हैं वो मौलिक अधिकारों से संबंधित हैं। अब आता है कि कौन कौन से मौलिक अधिकार हैं। पहला है समता का अधिकार, अनुच्छेद 14 से लेकर 18 तक। दूसरा है स्वतंत्रता का अधिकार, अनुच्छेद 19 से लेकर अनुच्छेद 22 तक भारतीय संविधान में स्वतंत्रता के अधिकार का उल्लेख किया गया है। शोषण के विरुद्ध अधिकार, वो अनुच्छेद 23 से अनुच्छेद 24 तक शोषण के विरुद्ध अधिकार का उल्लेख है। इसी तरह अनुच्छेद 25 से 28 तक धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार दिया गया है और अनुच्छेद 29 से 30 तक संस्कृति और शिक्षा संबंधी अधिकार दिए गए हैं और अनुच्छेद जो 32 है उसमें संवैधानिक उपचारों का अधिकार दिया गया। इन अधिकारों का विस्तृत वर्णन हम नेक्स्ट अध्याय में या नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे। अब हम देखते हैं कि मौलिक अधिकारों का क्या महत्व है। मौलिक अधिकारों के महत्व के संदर्भ में जीएन जोशी ने कहा था कि एक स्वतंत्र प्रजातंत्रात्मक देश में मूल अधिकार सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक जीवन के प्रभावदायक उपभोग के एकमात्र साधन हैं। इन अधिकारों के बिना प्रजातंत्रात्मक सिद्धांत लागू नहीं हो सकते और सदैव ही बहुमत के अत्याचार का डर बना रहता है। अब हम
विभिन्न बिंदुओं के माध्यम से समझने का प्रयास करेंगे कि भारतीय संविधान में मौलिक अधिकारों का क्या महत्व है। पहला आता है कि यह व्यक्ति के व्यक्तित्व के संपूर्ण विकास के लिए आवश्यक है। हम यह मानकर चलते हैं कि यदि भारतीय संविधान में मौलिक अधिकारों का उल्लेख न किया होता तो व्यक्ति के व्यक्तित्व का संपूर्ण विकास संभव नहीं था। इनके अभाव में उनके व्यक्तित्व का विकास रुक जाएगा। इसलिए लोकतंत्रात्मक राज्य में प्रत्येक नागरिक को बिना किसी भेदभाव के मूल अधिकार प्रदान किए जाते हैं। दूसरा इसका महत्व है कि कोई भी देश उसके राजनीतिक जीवन में एक दल विशेष की तानाशाही स्थापित होने से रोकने के लिए मूल अधिकारों का होना नितांत आवश्यक है। मैंने जैसा कि आपको अभी बताया कि हमारे जो संविधान निर्माता थे उन्हें इस बात का डर था कि शासक वर्ग कहीं अत्याचारी ना हो जाए या बहुमत वर्ग का अत्याचार स्थापित ना हो जाए। तो इनको रोकने के लिए, अल्पसंख्यकों की रक्षा के लिए मूल अधिकार बड़े महत्वपूर्ण हो जाते हैं। इसके अतिरिक्त मूल अधिकार व्यक्ति स्वतंत्रता और सामाजिक नियंत्रण के बीच भी उचित सामंजस्य की स्थापना करते हैं। इनके द्वारा एक ओर तो व्यवस्थापिका और कार्यपालिका को कानून द्वारा निश्चित सीमाओं में रहने के लिए बाध्य किया जाता है और दूसरी तरफ नागरिकों को शासन के स्वेच्छाचारी संचालन के विरुद्ध जनमत के निर्माण हेतु उचित अवसर प्रदान किए जाते हैं। इन्हें देश की मूल विधि अर्थात संविधान में स्थान दिया गया है और बिना किसी संवैधानिक संशोधन की प्रक्रिया के इनमें किसी भी प्रकार का कोई परिवर्तन नहीं किया जा सकता। तो इस आधार पर हम कह सकते हैं कि भारतीय नागरिकों के जीवन में मौलिक अधिकार महत्वपूर्ण स्थान रखते हैं। अब जैसा कि मैंने अभी आपको बताया था कि भारतीय संविधान में कुल 23 अनुच्छेद ऐसे हैं जिनमें मौलिक अधिकारों के बारे में वर्णन किया गया है। तो ये हमारे अधिकार पत्र की क्या विशेषताएं हैं? इसकी जो सबसे प्रमुख विशेषता है वो यह है कि इन्हें सर्वाधिक विस्तृत अधिकार पत्र कहा जाता है। भारतीय संविधान का जो तृतीय भाग है जिसमें मूल अधिकारों का विवेचन किया गया है वो विश्व के अन्य किसी भी संविधान में दिए गए अधिकार पत्र से विस्तृत है। और जैसा कि मैंने अभी बताया है कि कुल 23 अनुच्छेद हैं और ये अनुच्छेद 12 से 30 और 32 से 35 तक हैं, यानी कि कुल 12 से लेकर 35 अनुच्छेदों तक मौलिक अधिकारों का वर्णन किया गया है। और विश्व के किसी भी देश में जहाँ लोकतंत्र है इतना विस्तृत अधिकार पत्र देखने को नहीं मिलता। और दूसरी जो प्रमुख विशेषता है वो यह है कि ये जो मूल अधिकार हैं वो व्यवहारिकता पर आधारित है। देखिए, भारतीय संविधान निर्माताओं के द्वारा भारतीय नागरिकों को जो मौलिक अधिकार प्रदान किए गए थे जिनकी संख्या मूल संविधान में 7 थी और वर्तमान में 6 है, ये वो अधिकार हैं जिनको व्यवहारिक रूप में लागू किया जा सकता है। जब भारतीय संविधान सभा के समक्ष मौलिक अधिकारों के विषय में चर्चा हो रही थी तो हमारे कुछ संविधान सभा के सदस्यों का कहना था कि रोजगार के अधिकार को मौलिक अधिकारों में सम्मिलित किया जाए। देखा जाए तो रोजगार का अधिकार एक महत्वपूर्ण अधिकार है, लेकिन रोजगार के अधिकार को मौलिक अधिकारों में सम्मिलित नहीं किया गया। इसके पीछे कारण यह था कि हमारे शासक वर्ग के लिए यह मुश्किल था कि समस्त नागरिकों को आवश्यक रूप से रोजगार दिया जाए। यदि इसको मौलिक अधिकारों में सम्मिलित कर दिया जाता तो ये राज्य के ऊपर एक तरह से दबाव होता कि नागरिकों को रोजगार देना ही है। तो इस तरह
ये कहा जाता है कि जो मूल अधिकार हैं वो व्यवहारिकता पर आधारित हैं। केवल उन्हीं अधिकारों को मौलिक अधिकारों में शामिल किया गया है जिनको हम व्यवहारिक रूप से लागू कर सकते हैं। फिर क्या है कि मूल अधिकार सीमित है, निरंकुश नहीं। देखिए, जब हम मौलिक अधिकारों के बारे में विस्तृत चर्चा करेंगे तब यह बिंदु और क्लियर हो जाएगा कि यद्यपि हमें स्वतंत्रता का मौलिक अधिकार है, लेकिन स्वतंत्रता का मौलिक अधिकार का अभिप्राय यह नहीं है कि नागरिक निरंकुश हो जाए। इन्हें सीमित किया गया है, कोई भी व्यक्ति इन अधिकारों का दुरुपयोग नहीं कर सकता। भारतीय संविधान द्वारा प्रदान किए गए मूल अधिकार असीमित नहीं है, वरना संविधान के द्वारा उन पर प्रतिबंध लगाए गए हैं, जिनके बारे में हम विस्तृत चर्चा अपने नेक्स्ट लेक्चर में करने जा रहे हैं। फिर प्राकृतिक या अगणित अधिकारों को कोई स्थान नहीं दिया गया। ये मैं पहले भी स्पष्ट कर चुकी हूँ कि केवल उन्हीं अधिकारों को मौलिक अधिकारों में सम्मिलित किया गया है जो भारतीय नागरिकों के लिए अनिवार्य थे उनके व्यक्तित्व के विकास के लिए। इसके अतिरिक्त मूल अधिकारों की रक्षा के लिए भारतीय संविधान में जो मूल अधिकार हैं वो केवल कागजी घोषणाएं मात्र नहीं है, उनकी रक्षा का दायित्व भी भारतीय संविधान निर्माताओं ने अपने ऊपर लिया और ऐसी व्यवस्था की कि इनकी रक्षा की जा सके। और हमारे मौलिक अधिकारों की जो रक्षा है वो सर्वोच्च न्यायालय के द्वारा की जाती है। यदि मान लिया जाए भारत की संसद या किसी राज्य विशेष या शासक वर्ग के द्वारा ऐसे कानून बना दिए जाते हैं जो मौलिक अधिकारों की अवहेलना करते हैं, तो वो नागरिक सर्वोच्च न्यायालय की शरण में जा सकते हैं और सर्वोच्च न्यायालय को यह अधिकार है कि वह ऐसे किसी भी कानून या नियम को अवैध घोषित कर सकता है। तो ये थी भारतीय संविधान पत्र की विशेषताएं, यानी कि इतना विस्तृत अधिकार पत्र है जो नागरिकों के अधिकारों की रक्षा करता है। और ये अधिकार वो अधिकार हैं जिनके बिना भारतीय नागरिकों के व्यक्तित्व का विकास संभव नहीं हो सकता। इससे नेक्स्ट लेक्चर में हम अध्ययन करेंगे कि भारतीय संविधान के द्वारा जो नागरिकों को प्रमुख मौलिक अधिकार दिए गए हैं वो अधिकार कौन कौन से हैं। धन्यवाद।